हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी फर्स्ट यूनिट है अकाउंटेंसी की, उसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दिया गया था कि जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन अकाउंट्स हैं जो हमें बनाने होते हैं वो है पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा फाइनली जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आपका जो ये तीनों अकाउंट है इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आप कर ही चुके हैं। आपने कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन कर लिया है, स्टॉक कंज्यूम कर लिया है, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आप बना चुके हैं जो कि हर बार रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे बनता है। अब रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसी में एक एडिशनल एडजस्टमेंट आज हम और सीखेंगे और वो एडजस्टमेंट है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। किसी भी एनपीओ के पास कुछ फिक्स एसेट्स मौजूद रहते ही हैं। एक पर्टिकुलर ईयर में यानी ड्यूरिंग द ईयर में हो सकता है कोई फिक्स एसेट उन्होंने पुराना जो किसी काम का ना हो या ऑब्सोलीट हो गया उसे बेच रहे हो या ड्यूरिंग द ईयर कुछ नया खरीद रहे हो। तो जब भी ट्रीटमेंट और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की बात आएगी तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा हमें, अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का फिक्स एसेट का बैलेंस दे रखा है। पहली चीज हमें क्वेश्चन पे ये ध्यान रखनी है कि क्या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का कोई बैलेंस दिया है। दूसरी चीज होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हमें ध्यान से देखना है कि क्या पेमेंट साइड में कोई एसेट खरीदा गया है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। परचेज ऑफ एसेट्स गिवन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो कि कहाँ दिया होगा, पेमेंट साइड में दिया होगा। फिर हमें उसी रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड देखनी है, क्या वहां पे कोई सेल ऑफ एसेट्स दे रखी है। ये चीज हमें ध्यान से देखनी है कि सेल ऑफ एसेट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में या परचेज ऑफ एसेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है। और इसका रीजन यही होता है कि हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के सभी तरह के अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट साइड में शो करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। फिर लास्ट में हमें ये भी क्वेश्चन के बाद देखना है कि क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी है। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पहले देख लेना है कि एडजस्टमेंट में कोई प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में किसी एसेट का पुराना बैलेंस दिया है, रिसीट एंड पेमेंट साइड की रिसीट साइड में कोई सेल ऑफ एसेट दिया है, पेमेंट साइड में कोई परचेज ऑफ एसेट दिया है और एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट दिया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्वेश्चन के साथ बढ़ना पड़ेगा। अब कुछ जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं वो हम आगे समझेंगे। सबसे सिंपलेस्ट चीज हमें क्वेश्चन में ये देखनी है कि अगर रिसीट एंड पेमेंट साइड में एसेट का सेल दे रखा है, हमें पूरी सेल को नहीं लेना है। पूरी सेल हम कभी भी रेवेन्यू मान के इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ उतना जो मार्जिनल अमाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो सेल हो, उतना अमाउंट ही इनकम या एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अगर आता है तो वो हमेशा इनकम साइड में शो करना है हमें, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आता है तो वो हमेशा हमें एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये देखिए सेल ऑफ एसेट, अगर किसी पर्टिकुलर एसेट की सेल दे रखी है, ऑब्वियसली बात है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो रिसीट साइड में ही दिया होगा। अगर ये 10,000 रुपए दिया है तो हमेशा ये ध्यान रखना बाकी आइटम्स के साथ हम इस 10,000 को एज इट इज इनकम साइड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से कैपिटल रिसीट है। फिर सेल ऑफ एसेट के साथ वही ब्रैकेट में आपको या फिर एडजस्टमेंट पे उस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड बुक वैल्यू क्वेश्चन में जरूर दी होगी। अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो हमको ये देखना है कि उस बुक वैल्यू से कंपेयर करके उस सेल से हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल है, एसेट से आपके 10,000 के जो सेल हुई है वो 10,000 की हुई है, जबकि जिस एसेट को बेचा था उसकी वैल्यू थी 8,000। इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। 10,000 में एसेट बिका है, बुक वैल्यू उसकी है 8,000, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 2,000। सिर्फ और सिर्फ 2,000 का अमाउंट ही इनकम साइड में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अब बुक वैल्यू एसेट की दी है 12,000 और सेल हो रहा है कितने में, 10,000 में। इसका मतलब
लॉस है 2000 का। भाई कोई एसेट 12,000 में आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा था, उसे आप 10,000 में बेच रहे हैं, तो आपको 2,000 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि हमें 12,000 नहीं लेके जाना है इनकम या एक्सपेंस साइड में। हमको यहाँ पे ये देखना है कि 12,000 का एसेट अगर 10,000 में बिक रहा है तो हमें 2,000 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब इस केस में ये लॉस ऑफ ₹2,000 विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। तो कुल मिला के जो हम गलती अक्सर कर देते हैं वो ये करते हैं कि सीधा देखते हैं 10,000 मिल गया, 10,000 को हम इनकम साइड में डाल देते हैं। हमेशा याद रखना जो मार्जिनल वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर होगा, और अगर इनकम है तो इनकम साइड में ट्रांसफर करेंगे उससे। नेक्स्ट इसको आप थोड़ा और एक इलस्ट्रेशन के साथ देखते हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी होती है, क्योंकि जनरली ये इतने सिंपल क्वेश्चन तो 1 नंबर में आएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन आता है, उस पूरे क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आती है तो उसमें डेप्रिसिएशन भी हो सकता है और परचेज भी हो सकता है। देखिए इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं, ये एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं हम पूरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें क्वेश्चन के जो फिक्स एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर दिया है आपको 20,000, इसका मतलब ये हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। इसी तरीके से आपको रिसीट साइड में दिया है सेल ऑफ फर्नीचर 4,000, और साथ ही साथ उसकी बुक वैल्यू भी दे रखी है 5,000। तो वही बात जो मैं कह रही थी, हमें पूरा 4,000 को रेवेन्यू नहीं मानना है। हमारा जो रेवेन्यू 4,000 इज एक्चुअली द कैपिटल रिसीट, और जो हमारी रेवेन्यू इसमें आ रही है वो रेवेन्यू ना होकर लॉस हो जा रहा है। 5,000 का फर्नीचर आपको 4,000 में बिक रहा है, सो यू आर इनकरिंग लॉस ऑफ 1,000। और एडजस्टमेंट क्या दिए होंगे, देखिए इसमें यह भी दे रखा है कि पिछले साल का जो फर्नीचर का बैलेंस था वो था 50,000, और डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है वो करना है 10% पर एनम में। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सेल हुई है वो साल के एंड में हुई है। दैट मीन्स जो 5,000 की बुक वैल्यू का हमने फर्नीचर बेचा है वो साल के एंड में ही बेचा है। अब आप ये देखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर इसमें दे रखा है 20,000 जो हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। 50,000 का पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है। 5,000 का हमने बेच दिया है 4,000 में। इसका मतलब हमें किन किन चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक तो हमें लॉस हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, एक हमें ये देखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का कितना बन रहा है, और फिर उस क्लोजिंग बैलेंस पे हमें 10% का डिप्रिसिएशन भी देना होगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अब इसमें सबसे पहले तो हमने लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर निकाल लिया, 5,000 माइनस 4,000 यानी 1,000। अब याद रखना जैसे मैंने पहले समझाया था, दिस 1,000 विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड थिंग जब इसमें ये देखेंगे कि फर्नीचर टू बी शोन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा ओपनिंग बैलेंस क्या है, कितना ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, उसमें से कितना बेच दिया, जितना फर्नीचर बचा है उतने पे ही आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और तब जो बैलेंस आएगा उसको ही आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 50,000 आपका पहले से था फर्नीचर, 20,000 आपने रिसीट एंड पेमेंट साइड में दे रखा है और खरीदा है, 5,000 बुक वैल्यू, 4,000 नहीं देखना है हमें, रिसीट साइड में आपको 4,000 भी दिया, 4,000 5,000 भी दिया, तो 5,000 को ही हमें कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ बुक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, आपका आता है जो फर्नीचर आपका रह गया है वो 65,000 का रह गया है। अब डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10%, जैसे हमने एज्यूम कर लिया है जो हमने बेचा साल के एंड में बेचा है। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कितना फर्नीचर बचता है 65,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% जो कि है 6,500। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में जो हम आपको अमाउंट दिखाएंगे वो होगा 58,500। फर्नीचर से रिलेटेड जो अमाउंट है दैट विल बी 58,500। इसको इन शॉर्ट एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 का ड्यूरिंग द ईयर, जो भी रिसीट एंड पेमेंट में दिया है वो ड्यूरिंग द ईयर का दिया है। फिर हमारे पास 5,000 का फर्नीचर पहले से था जिसे हमने बेच दिया है किसी कारण से 4,000 में, बैलेंस दिया है पुराना बैलेंस फर्नीचर, यानी ये साल शुरू होने से पहले जो फर्नीचर पड़ा था वो 50,000 का था। उसमें जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 10% पर एनम, इनका जो मेथड चल रहा है 10% पर एनम के हिसाब से चल रहा है। तो जब हम वर्किंग नोट अपना बनाएंगे सबसे पहले तो ये निकाल देंगे कि हमें जो फर्नीचर बेचा गया है उसमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1,000 का नुकसान हुआ है। फिर हम ये
देखेंगे कि बचा हुआ फर्नीचर डेप्रिसिएशन हमें कितने फर्नीचर पे लगाना है, साल के एंड में हमको कितना फर्नीचर शो करना है। 50,000 का पहले से फर्नीचर था, 20,000 उसमें प्लस किया क्योंकि और खरीदा, 5,000 उससे माइनस कर दिया क्योंकि वो बेच दिया। तो अब हमारे पास जो फर्नीचर बचता है वो 65,000 का बचता है। 65,000 में ही अब हम 10% डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद फर्नीचर की वैल्यू बनती है 58,500। इसका मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर किसी फुल फ्लैज क्वेश्चन में फर्नीचर या किसी भी फिक्स एसेट से रिलेटेड ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती है तो उस केस में हमें इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर साइड बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड में ही लॉस ऑन सेल 1000 दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6500 दिखाएंगे। ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर साइड की सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड ही हम दिखा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ फर्नीचर के ट्रीटमेंट को शो करना चाह रहे हैं। तो लॉस ऑन सेल हमने डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में 1000 दिखा दिया और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6500 दिखा दिया। और इसी को जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में आपके एसेट जो हमने ऊपर निकाला था 58,500 ही बचते हैं। उसमें वो भी हमने माइनस कर दिया, जो इस साल बेच दिया वो हमने प्लस कर दिया जो इस साल खरीदा था, और जितना बचा उस पर 10% डेप्रिसिएशन देने के बाद हमारा फर्नीचर बचता है 58,500। So students, please do remember this thing, that this adjustment will be a part of a full-fledged question, or it may come in either 3 marks or very simple question in 1 mark. So you have to be ready for every type of question. 1 नंबर में भी सिंपल सा आंसर आपको लिखना हो सकता है, 3 नंबर में सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूरे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में जिसमें पूरी रिसीट पेमेंट के हिसाब से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, उसमें आपको एक छोटी सी एडजस्टमेंट किसी फिक्स एसेट की इस तरीके से दी हुई हो सकती है। तो आपको उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को, उसके सेल को, उसके परचेज को, उसकी एडजस्टमेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें आपको समझा दिया है। तो अगर किसी बड़े क्वेश्चन में ये पॉइंट एक एडजस्टमेंट के रूप में आता है तो आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।